हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम बाइसेप्स कर्ल का एक वेरिएशन लेंगे। ओके, ये है कंसंट्रेशन कर्ल। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्म टेक्निक कैसा होता है, ये कितना इफेक्टिव होता है और आपको कभी ये करना चाहिए, कौन से शेड्यूल में ऐड करना है, इससे रिलेटेड। ओके, तो जब भी हम बैक बाइसेप्स करते हैं तब भी हम बाइसेप्स के वेरिएशन में बहुत सारे एक्सरसाइज लेते हैं। जैसे बाइसेप्स कर्ल हो गया, ये एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनिंग लेवल पे है या इंटरमीडिएट लेवल पे है तो आपको आर्म्स के लिए अलग से सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे पुशिंग वाला, पुलिंग वाला, तो उसमें असिस्टिंग आर्म्स जो है आपका, चाहे वो फ्लेक्स करने वाला रहे या एक्सटेंड करने वाला रहे, उनका ऑलरेडी अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो जाता है हाई इंटेंसिटी के साथ में। लेकिन जब हम एडवांस लेवल या सुपर एडवांस लेवल पर वर्कआउट करते हैं तभी हमको जो मेन प्राइम मूवर होता है उसके साथ में हमको असिस्टिंग मसल्स को भी एक दो सेट का हमको ऐड करना रहता है। तो जब भी हम बैक करेंगे तो बैक के साथ में आपका रियर डेल्टोइड और बाइसेप्स, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमको तीनों साथ में करना, बैक, बाइसेप्स और रियर डेल्टोइड। ओके, तो बाइसेप्स के जितने भी वेरिएशंस हैं उनमें जो 2-3 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो कौन कौन सी है ये हम देखेंगे। और ये कंसंट्रेशन कर्ल जो है ये आपको उसमें ऐड करना है कि नहीं ऐड करना है, कितना इफेक्टिव है, क्यों स्किप करना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका एक डेमो करते हैं कि इसका फॉर्म टेक्निक कैसा रहेगा, फिर ओके बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये आपको ऐसे बैठ के प्रॉपर पोस्चर रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, एकदम ऐसा राउंड करा के नहीं रखना है। ओके, और टॉर्सो को थोड़ा सा ट्विस्टेड करके रखना है ताकि जब डंबल को आप ऊपर कर्ल करके ऊपर लाएंगे तो चेस्ट पर टच होएगा, तो इससे आपका रेंज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपका एल्बो में पूरा फ्लेक्शन होना चाहिए बिना कुछ यहाँ पे अवरोध के, ऐसा, और पूरा नीचे खोलना है, लेकिन ऐसा स्ट्रेच नहीं करना है, ऐसा न्यूट्रल तक लेके जाना, लेकिन ऐसा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। आपका ये जॉइंट जो है एल्बो का एकदम स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। दूसरा हाथ को है ना ये घुटने पे रखना ताकि आपके टॉर्सो को सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इसको हाथ को यहाँ नहीं रखेंगे, ऐसा करके रखेंगे, तो ये जो है पूरी टॉर्सो का जो वेट आगे की तरफ बैंडेड है, तो इससे लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है धीरे धीरे सेट मारते टाइम। तो इससे क्या होगा, लोअर बैक के पेन की वजह से कभी कभी सेट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हमको रुकना पड़ता है सेट के लिए, जबकि ये मसल्स अभी भी और ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। इसलिए टॉर्सो को सपोर्ट देना जरूरी है। दूसरा हाथ जो है एल्बो को ये थाई से सपोर्ट लेंगे, स्टांस को थोड़ा सा वाइड रखना है, बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करना है। लेकिन एक तो स्पाइन का पोस्चर प्रॉपर, इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये कि स्पाइन एकदम राउंड हो जाता है। ओके, और सामने झुकने से क्या होएगा, डंबल यहाँ टच होता है तो वो रेंज कॉम्प्रोमाइज होता है। तो आपको क्या करना, अगर ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो इसका प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए कि आप प्रॉपर सीट पे बैठे हैं, इतना स्टांस वाइड है, ये हाथ को यहाँ पे रखा है, ओके, दूसरे हाथ को यहाँ पे रखा ताकि सपोर्ट मिले, टॉर्सो को थोड़ा सा ट्विस्टेड रखना ताकि डंबल यहाँ पे टच नहीं हो। ओके, तो ये 5 किलो के डंबल के साथ में हम 5 रिपीटेशन का एक डेमो करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो ऐसा करके ये आपको पोजिशन रखना है इसका। ओके, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पे हमेशा ब्रीदिंग स्विच करना है। पहले श्वास लेंगे, रिपीटेशन को ख़त्म करना है, फिर श्वास छोड़ना, एक्सेल विथ माउथ, मुंह से श्वास छोड़ना है, फिर से इनहेल करके हवा को ब्लॉक करना है, फिर रिपीटेशन स्टार्ट करना है। जब ये रिपीटेशन कर रहे हैं हम इसेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक, मतलब जब वेट मूवमेंट हो रहा तब भी कोई भी ब्रीदिंग का एक्टिविटी नहीं होगा। ओके, तो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, जैसे मैं श्वास ले रहा हूँ, इनहेल, फुल अप, down, then exhale. Again, inhale, full up, down, then exhale. Again, inhale, full up, down, then exhale. Again, inhale, up, down, exhale. Okay? इस तरह से हमको इसका रिपीटेशन करना है। जब ऊपर आएगा तो पूरा रेंज यहाँ तक आना चाहिए। इसमें जब ऊपर आएगा तो रिस्ट को ऐसा ट्विस्ट नहीं करना, बिना रिस्ट को मोड़े जितना ऊपर आ सकता है आपको लेके आना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर लाने के चक्कर में ऐसा ट्विस्ट नहीं करेंगे रिस्ट को। और जब नीचे जाएगा तो एकदम से ऐसा कोलैप्स नहीं होना चाहिए, वेट अंडर कंट्रोल ही नीचे जाएगा, ऐसा। ये अब इससे ज़्यादा ऐसा इसको खिंचाएंगे नहीं, ये जो एल्बो का जॉइंट है ये ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन में आपको रखना है। ओके, तो एक सेट किया,
फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना। दो, आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें जहां आपका 2 लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट है, ओके, पहले आपने एक किया फिर दूसरा किया, तो इसके बीच में थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना है जब भी हम मेन सेट करें, क्योंकि दोनों लिम्स के मसल्स अलग अलग हैं, लेकिन हार्ट जो इनको ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रहा है हार्ट का, वो एक ही है। तो क्या हो रहा है, जब ये एक साइड का परफॉर्म किया तब भी हार्ट रेट आपका ऊपर आ गया। तो जब तक हार्ट रेट नॉर्मल नहीं होगा तब तक आपको दूसरा सेट दूसरी साइड का स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि इसका मसल्स जो है वो तो एकदम फ्रेश है, मसल परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हार्ट उतना परफॉर्म नहीं करेगा जितना इस साइड में किया था, क्योंकि हार्ट जो है अभी एलिवेटेड रेट पे है, हार्ट रेट बहुत ऊपर है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक देंगे, 30 सेकंड 1 मिनट, डिपेंड कि आपका स्टेमिना कैसा, आपका हार्ट रेट कितना जल्दी नीचे आता है, कितना जल्दी ऊपर जाता है। जब आपको लगे कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो गया है, फिर आप इस हाथ से स्टार्ट करेंगे। तो सेम यही, इस हाथ को यहाँ सपोर्ट लेंगे और इसको यहाँ पे ऐसा, ओके, इसमें भी रिस्ट को ट्विस्ट नहीं करना है। सांस लेंगे, इनहेल, फुल अप, देन एक्सहेल, अगेन इनहेल, फुल अप, देन एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, फुल इनहेल, डीप इनहेल, फुल अप, देन एक्सहेल। ओके, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ब्रीदिंग अच्छा होएगा उतना ही बॉडी में फोर्स जनरेट होता है, बॉडी अंदर से टाइट होता है, जो हमारा होलो पार्ट होता है, जो खोखला पार्ट होता है, उसमें पूरा हवा भर जाता है। तो इससे क्या, आपके स्पाइन के जो वर्टिब्रे हैं उनको भी सपोर्ट मिलता है और पूरा बॉडी रिजिड हो जाता है, टाइट हो जाता है, एक यूनिट में काम करता है। तो ब्रीदिंग का बहुत ज़्यादा फायदा है, ब्रीदिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, इसलिए आपको प्रॉपर ब्रीदिंग लेना। जहाँ पर भी फोर्स जनरेट करना रहता है हमको, वहाँ ब्रीद इन, इनहेल करके ब्लॉक को एयर करके फिर हम फोर्स जनरेट करते, तो बॉडी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में यूज करता है, पूरा बॉडी यूनिट में काम करता है। लेकिन श्वास निकाल दिया और फिर आप कहीं पे भी फोर्स जनरेट कर रहे हैं तो उतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अंदर का जो होलो पार्ट है, खोखला पार्ट है, वो पूरी बॉडी को ढीला कर देगा। जब बॉडी टाइट नहीं होएगा तो ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा रहेगा कोई भी चीज़ जितनी सॉफ्ट होएगी उतना ही कम फोर्स जनरेट होएगा, जितनी कॉम्पैक्ट होगी उतना ही फोर्स ज़्यादा जनरेट होता है। आप कोई सॉलिड पत्थर रहेगा उसको मारेंगे तो ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, और अगर कोई सॉफ्ट चीज़ रहेगी तो वो इतना इम्पेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये आपको ब्रीदिंग का पूरा ध्यान में रखना है। और आगे की नहीं, ऐसे जब भी बहुत सारे लोग ये वाला एक्सरसाइज करते हैं तो वो ऐसे मिरर में देखते हैं आगे की तरफ, तो जब आपका टोर्सो नीचे बेंड हो रहा है तो आपका नेक न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, नहीं तो ब्रीदिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। आप इनहेल एक्सहेल करें तो आपका नेक जो है न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, तो टोर्सो के साथ में इसका ये न्यूट्रल पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन में। यहाँ हम आराम से इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर नेक को ऐसा करके आप ब्रीदिंग लेके देखिए तो आपको कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपका जो विंड पाइप है उसको टंग जो है ना पीछे की तरफ पुश करता है एक्सटेंडेड पोजीशन में। इसलिए आपको क्या करना है, जब बॉडी बेंड करेंगे तो इधर की तरफ देखना, जिधर बॉडी टॉर्सो घूमा है उधर ही नेक को घुमाना है, आपको सामने मिरर में नहीं देखना है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। तो नेक न्यूट्रल होना चाहिए, रिस्ट को घुमाएंगे नहीं। जो कॉमन मिस्टेक होता है उसकी बात करें, एक तो बहुत सारे लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, जब ये पोजीशन करें तो ऐसा मिरर में देख रहे हैं तो नेक एक्सटेंड हो रहा, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम। अगर आप ऐसा मूवमेंट करते हैं तभी रिस्ट का मूवमेंट हो रहा तो रिस्ट में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ब्रीदिंग कहाँ, इनहेल एक्सहेल करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्टिंग पॉइंट नीचे के बजाय अगर आपने ऊपर रखा तो ऊपर यहाँ पे क्या ना वेट को होल्ड करना मुश्किल होता है। तो एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे हमको ब्रीदिंग स्विच करना रहता है। लेकिन कभी कभी हम ऐसा ब्रीदिंग पॉइंट चूज कर लेते हैं जहाँ वेट होल्ड करना पड़ रहा है, तभी हम ब्रीदिंग स्विच करें। तो ब्रीदिंग स्विच करने में जो थोड़ा टाइम जाता है, 5 सेकंड 10 सेकंड, प्रॉपर आप ब्रीदिंग ले रहे हैं, 2-3 बार इनहेल एक्सहेल करके फुल लोड कर रहे हैं हवा, तब तक आपको वेट को होल्ड करना पड़ रहा है। तो ऐसी पोजीशन चूज करिए जहाँ वेट को होल्ड नहीं करना पड़े। तो समझो अगर मैं ये वाला एक्सरसाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट रखता हूँ ब्रीदिंग का, तो क्या हो रहा, मेरा बाइसेप मसल ऑलरेडी इंगेज है, ये नीचे कोलैप्स होने के चक्कर में ऐसे कोलैप्स होने लगता है, लेकिन हमारा बाइसेप जो इसको होल्ड करके रखा है, तो यहाँ पे मसल जो है वो अननेसेसरी थक रहा है। तो मैं अगर इसको यहाँ रखता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे कैसा मसल रिलैक्स है, अभी मैं आराम से ब्रीदिंग के लिए ज़्यादा टाइम ले सकता हूँ। इसलिए ब्रीदिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नीचे रखना है। ओके, एक सेट करेंगे, फिर थोड़ा हार्ट रेट नॉर्मल होएगा, फिर दूसरा सेट करेंगे। इस तरह से
ये एक्सरसाइज का परफॉर्मेंस होता है। लेकिन ये एक्सरसाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे डेमो करके दिखाया ताकि आपको कभी कभी आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज का फॉर्म टेक्निक कैसा होता है। अभी इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहली चीज़ हम यहाँ पे बैठे हैं। जब भी आप किसी भी जगह बैठ जाते हैं तो बैठने से क्या होएगा, रेस्टेड पोजीशन में आपका हिप जहाँ पे भी रेस्टेड पोजीशन में है तो आपकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी का कनेक्शन कट जाता है। तो लोअर बॉडी से जो स्ट्रेंथ जनरेट होता है, जो एक यूनिट में काम करता है पूरा बॉडी, वो इसके बाद में नहीं करेगा। तो अभी क्या हो रहा है, सिर्फ ये एक्सरसाइज काम करा। लेकिन यही अगर एक्सरसाइज बाइसेप्स कर्ल आप खड़े होकर कर रहे हैं तो आपका कोर मसल का भी इंगेज होता है, कोर मसल को ट्रेनिंग मिलता है, तो कोर मसल और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो कोई भी एक्सरसाइज आप अनसपोर्टेड कर रहे हैं, खड़े होकर कर रहे हैं, तो उसमें आपका ऑल ओवर बॉडी काम करता है, सारे डीप मसल्स काम करते हैं। जैसे आप बैठे कि वो एक्सरसाइज इतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। तो पहला तो माइनस पॉइंट इसका ये है कि आप बैठते हैं तो ये सपोर्टेड हो गया। दूसरा, इसमें पोस्चर गड़बड़ होने के चांसेस, जब भी हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को बेंड करना पड़ता है, तो ज़्यादातर क्या होता है, स्पाइन राउंड हो जाता है। तो स्पाइन का पोस्चर रख पाना मुश्किल है, क्योंकि इसका पोजीशन ऐसा है कि आपका चाह के भी आप प्रॉपर इरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इतना ध्यान नहीं जाएगा। तो दूसरा माइनस पॉइंट है कि आपका स्पाइन का पोस्चर गड़बड़ होता है। तीसरा, ये जो एक्सरसाइज है, अभी देखो ये वाला जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मैकेनिकल चेंजेज नहीं आ रहा आपके बाइसेप्स के एंगल में। अभी जैसे समझो अगर आप प्रीचर कर लें तो समझ में आता है कि प्रीचर कर्ल में क्या हो रहा, आपने हाथ को इस पोजीशन में रखा, तो अभी बाइसेप्स जो है, बाइसेप्स इतना काम नहीं करेगा, वो डीप मसल जो काम करेगा उसको ही हम टारगेट करें प्रीचर कर्ल में। जो बाइसेप मसल है उसके नीचे एक और डीप मसल है, वो ये जॉइंट पे, सिर्फ ये जॉइंट पे काम करता है। बाइसेप्स क्या है, बड़ा मसल है, ये दोनों जॉइंट पे काम करता है। तो हमको अगर डीप मसल को टारगेट करना है तो इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। इसके लिए जब हम प्रीचर कर्ल करते हैं ऐसा हाथ रख के, तो ये मसल जो बाइसेप्स है वो यहाँ इंगेज हो जाएगा, तो नीचे काम नहीं करेगा, तो वो डीप मसल को ट्रेनिंग हम करा सकते हैं ये प्रीचर कर्ल पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी मैकेनिकल चेंजेज नहीं आ रहा है एंगल की वजह से। ये आपका हाथ न्यूट्रल पोजीशन में है, तो यही एक्सरसाइज हम खड़े होके आराम से दोनों साथ में कर सकते हैं, केबल पे कर सकते हैं, तो ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा, ये जब हम कर रहे हैं तो ये सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि ये आइसोलेशन मूवमेंट है। तो जितनी भी आइसोलेशन एक्सरसाइज है वो आपको हमेशा मशीन पे करना है, क्योंकि मशीन में ऐसा पुली लगा रहता है जिसकी वजह से कंटिन्यूस टेंशन मिलता है। फुल रेंज ऑफ मोशन में आपको कंटिन्यूस टेंशन मिलेगा, तो रेगुलर मसल ब्रेकडाउन होएगा फुल रेंज ऑफ मोशन में। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो जब यहाँ से मैं यहाँ तक उठा रहा हूँ, अभी तक मेरे मसल को इतना लोड नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो क्या हो रहा है, ग्रेविटी के पैरेलल घूम रहा है। अब यहाँ से जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में मेरे को टेंशन आया है, ओके। फिर यहाँ से जब मैं ऐसे लाता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये फिर ग्रेविटी के पैरेलल, तो फुल रेंज में से 50% रेंज में आपका पाउंडेज में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इतना मसल में ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। इसलिए ये एक्सरसाइज इतना इफेक्टिव नहीं होता। और सेम एक्सरसाइज आप केबल पे कर सकते हैं, ठीक है। केबल पे कैसा होता है, पुली लगा रहता है, तो जब भी आप वेट उठा रहे हैं नीचे से लेके, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से लेके एंड तक कंटिन्यूस टेंशन मिलता है, ठीक है। अगर आप खड़े होकर डंबल से करें तो भी इफेक्टिव है, क्योंकि अनसपोर्टेड एक्सरसाइज हो गया खड़े होकर करने से, और दूसरा दोनों साथ में कर रहे हैं, तो ये फंक्शनल मूवमेंट है, ओके। ये वाला ऐसे, और डंबल उसमें क्या रहता है, हाथ में साइडवेज रहता है, तो ये आपके फोर आर्म को भी ट्रेनिंग मिल रहा है, राइट। तो बहुत सारा फ़ायदा है अगर आप खड़े होकर करते हैं और केबल पे करते हैं, तो इसलिए आपको कंसंट्रेशन कर्ल करने की ज़रूरत नहीं है। इतना इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और एनर्जी वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप और दूसरा कोई भी प्रोडक्टिव एक्सरसाइज करें बाइसेप्स कर्ल के लिए, ओके गाइज। तो ये कंसंट्रेशन कर्ल के बारे में अपना डिस्कशन था, और ये एक्सरसाइज आपको अपने बैक बाइसेप के शेड्यूल में ऐड नहीं करना है। ये बिल्कुल लेस इफेक्टिव एक्सरसाइज है, और इससे भी बेटर एक्सरसाइज जो हमने इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे बैक बाइसेप्स के बारे में, तो एडवांस लेवल पे और सुपर एडवांस लेवल पे जो हमने वर्कआउट चार्ट बनाया है बैक बाइसेप्स का, उसमें आप जाके देखिए कि कौन कौन सी जो मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए। तो उनमें से आप अपना उस वीडियो को देख के आप खुद अपना कस्टमाइज कर सकते हैं वर्कआउट चार्ट, और उसमें सारी इफेक्टिव एक्सरसाइज जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन कर्ल को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करिए, ओके गाइज। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उसमें और डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।